हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीएससी सीएसई का मेंस का जीएस पेपर 2 का सिलेबस, जिसमें 4 टॉपिक है: पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में। पहले 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं यानी कि सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी। तो इसमें आप पढ़ोगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन, यानी हाउ, कैसे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउ डिड इट इवॉल्व, और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर बात करें इवोल्यूशन की, हाउ डिड इट इवॉल्व, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट फ्रॉम 1773 टू द इंडिपेंडेंस एक्ट, दैट इज 1947। यहाँ पे जितने भी एक्ट्स, मूवमेंट्स, रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये सब आपको पढ़ना है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जैसे मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, ये सारे कुछ टॉपिक्स इन्हें कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन यू विल स्टडी अबाउट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल और रिजिड है, और यहाँ पे इसमें फेडरल और यूनिटरी फीचर्स हैं। एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर यू विल स्टडी अबाउट द प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री type of government. Then amendments, if there are any, of course there are. So list of the significant amendments, मतलब significant मतलब कि बहुत सारे जो important और महत्वपूर्ण amendments हैं वो, और उनकी क्या क्या provisions हैं। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस यानी इंपॉर्टेंट और मतलब जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं उनके बारे में, कौन कौन से हैं, क्या क्या है, क्या काम है हर एक चीज़ का, उस बारे में। ठीक है, उसमें विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, इसमें आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिटीजन्स की, क्या ड्यूटी है, और उनके राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी की क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिटेल में, बेसिकली डीपीएसपी आपने सुना ही होगा। देन जुडिशियल रिव्यू एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यू ऑल मस्ट नो, और आपको पता भी होगा कि मतलब इट इज़ ऑल अबाउट राइट टू वोट, कि ऑल द सिटीजन्स जिनकी एज 18 से ऊपर है या फिर वो 18 साल के हैं, दे हैव द राइट टू वोट, यानी वो इलेक्शंस में और चुनाव में बेसिकली वोट कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ऑल अबाउट। तो इसी में आपको और डिटेल में पढ़ना है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है उसके बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, द डॉक्ट्राइन, जजमेंट्स एंड केसेस। ऑल द टॉपिक्स हियर इन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, एंड अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात करें, all the topics here are very important from the perspectives of both prelims and mains examination. The functions and responsibilities of the union and states, मतलब states और union के क्या क्या functions हैं, क्या क्या responsibilities हैं, उनके बारे में। जहाँ पे आपका जो 7th शेड्यूल है वो बहुत important है, और यहाँ पे आपको ये इसलिए important है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या recently latest करंट अफेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और क्या अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या अभी ट्रेंड में है, और क्या अभी जो बेसिकली लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कौन से लिस्ट में ये भी पता होनी चाहिए। देयर आर 3 लिस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभी न्यूज़ है और कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़ है वो स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और करंट लिस्ट के बारे में पढ़ना है, और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में, और वो न्यूज़ कौन से लिस्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उनके बारे में, फाइनेंशियल फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस,
The issues and challenges pertaining to the federal structure in India. Is India truly federal? मतलब जो issues और challenges हैं that are pertaining to the federal structure, और इंडिया में क्या है federal structure उसके बारे में, और क्या इंडिया सच में is India truly federal, क्या इंडिया सच में फेडरल है। तो यहाँ पे आपको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और यू हैव टू एम्फसाइज, मतलब आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा आपका फोकस देना है फेडरल फीचर्स पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आपका एक होल टॉपिक तो एक अलग से लेना ही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अलग से भी पढ़ना है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल फीचर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, administrative relations, financial relations, and trends in center state relations and interstate relations as well. इन सब के अलावा interstate water disputes which is under article 262, so आप वो आपको पढ़ना है। interstate councils, public acts, records and judicial proceedings, interstate trade and commerce, zonal councils, and very importantly emergency provisions. What are those? उनके बारे में role of governor, reports of various commissions and second ARC, Panchi, Sarkaria and etc. Moving ahead, the devolution of powers and finances to local levels and challenges that are pertaining to it. Therein the role of state government, मतलब जो पावर्स और फाइनेंसेस का डिवोल्यूशन है लोकल लेवल पे वो देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो उसे पर्टेन कर रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। सो यहाँ पे आप पढ़ोगे रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन और 11th और 12th शेड्यूल के बारे में, क्या रीजंस हैं इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस के, जो परफॉर्मेंस है वो इनफेक्टिव क्यों है, यानी उसका उतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, इसके रीजंस। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स वेयर यू विल स्टडी अबाउट नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब दे आर इनफेक्टिव, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव की जाए, जिससे एक इम्पैक्ट पड़े, right? And this is of course important from the perspectives of mains, more important for mains. Dispute redressal mechanisms and institutions, और यहाँ पे आप पढ़ोगे RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, ये फुल फॉर्म है उनके, और ट्रिब्यूनल्स और एटसेट्रा। अब एटसेट्रा जहाँ भी आता है तो आपको समझ जाना है कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड और भी सब टॉपिक्स के बारे में। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, तो यहाँ पे यू कैन स्टडी अबाउट कि व्हाट ऑल आर द फीचर्स दैट वी हैव टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पुट इट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे आपको कंपेयर करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स को बाकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और क्या क्या फीचर्स हैं जो कि हमने बाकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर उन्हें थोड़ा एनहांस करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। सो देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, powers and privileges. So we have written constitution and blend of rigidity and flexibility, मतलब कि ना वो ज़्यादा rigid है और ना ही flexible है, it's somewhere in middle, बीच में है, ठीक है। सो एक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्या क्या उसमें होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंटेग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देन द फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है सिटीजन्स के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है स्टेट पॉलिसी के, मतलब DPSP, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जैसा मैंने बताया। तो कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक्स रिपीटेड हैं, पहले हम वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट जैसा मैंने बताया हम बड़े बड़े टॉपिक्स को ले रहे हैं, तो उसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो हो सकता है कि 2-3 टॉपिक्स के सेम हो, कॉमन हो सकते हैं। सेक्युलर स्टेट एंड अगेन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ द राइट टू वोट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18, 18 साल के बाद या 18 साल के होने पे आप जब वोट कर सकते हो, जो आपका अधिकार होता है वोट का, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है। सिंगल सिटीजनशिप
एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। 3 tier सिस्टम, 3 tier गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। ड्यू प्रोसेसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एटसेट्रा, यानी और ऐसे छोटे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। सो क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के। ना यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में देयर इज़ नो स्पेस, बट एक्चुअली यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग है। सो एग्जीक्यूटिव के अंदर यूनियन के बारे में पढ़ना है, और यूनियन में आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ना है। यूनियन के बाद स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ना है। फिर आता है जुडिशरी, जहाँ पे जो 3 tier स्ट्रक्चर है और 3 tier गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड SC एंड HG जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के बारे में पढ़ना है। हायरार्की वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कैटेगरीज में, और जैसे आपको ईजी लगे। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में, जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं और भी जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के बारे में आपको पढ़ना है। देन प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी। सो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ना है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस के बारे में, और उनका क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, यानी पॉलिटी में क्या रोल है उनका। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, क्या टाइप्स हैं उनके, क्या फंक्शन, रोल और इम्पोर्टेंस है उनका। अब यहाँ पे दिस होल टॉपिक इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आपको यहाँ पे एम्फोसाइज तभी करना है इफ़ कुछ भी इसमें से न्यूज़ में है तो। अगर इसमें से कुछ भी न्यूज़ में है अभी लेटेस्ट, तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दो, बट आई वुडेंट रिकमेंड टू एम्फोसाइज दैट मच ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द टॉपिक्स। अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो। Then techniques and methods of pressure groups in with respect to India and shortcomings of them. The salient features of representation of People's Act. Now this whole topic जहाँ पे अब हम और मतलब फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट जो फीचर्स हैं पीपल्स एक्ट के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के, ये फीचर्स आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। दे कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंस। सो इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है आपको, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, appointments, powers, functions or responsibilities of the governmental bodies such as Election Commission, Union Public Service Commission, State Public Service Commission and Finance Commission. So जो basically अलग अलग constitutional post के अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट्स हैं, वो आपको कवर करना है। पावर्स और फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है कुछ गवर्नमेंटल बॉडीज़ के। वो कौन से हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन और UPSC, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके बारे में। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी कि इंडिया में जिनकी जो ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या कम है वो माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं। सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफर्स, एंड देन CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये इनमें से कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आई गेस अटॉर्नी जनरल एंड CAG, इनके बारे में आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आई प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख सकते हो, और इन द प्लेलिस्ट ऑल्सो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, SCs और STs के लिए क्या नेशनल कमीशन है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफर्स क्या हैं, इनके बारे में पढ़ना है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़, जैसे कि नीति आयोग, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन,
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज CIC, उसका शॉर्ट फॉर्म, एंड CVC जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकयुक्ताज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनसिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी. और इसके अलावा भी हमने जो नेशनल कमीशंस पढ़े थे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड फॉर माइनॉरिटीज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली द 3 टॉपिक्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड फॉर माइनॉरिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन. उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, cyber appellate tribunal, intellectual property appellate board. Now governance, that is the second topic that we are going to cover in this video, or the second part. So government policies and interventions for development, then the government policies and interventions in various sectors. So government policies के बारे में आपको पढ़ना है, interventions के बारे में पढ़ना है जो कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स के लिए हैं, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, और इंटरवेंशन जो कि अलग अलग सेक्टर्स में हैं. जैसे कि इसमें आपको हेल्थ केयर, हेल्थ, जेंडर, एजुकेशन, poverty, economic, etc. Issues that are arising out of their design and implementation. Okay, so concerns and the issues, जो problems हैं, जो concerns हैं, और क्या क्या suggestions है, क्या उपाय है, क्या suggestions है improvement के लिए जिससे सुधार हो सके. Critical assessment of centrally sponsored schemes यानी कि CSS and rationalization of CSS. एनालिसिस ऑफ मेन स्कीम्स, तो वो जैसे कि आपने सुना ही होगा, सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, एंड देन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. बेसिकली ये कुछ स्कीम्स हैं. देन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, PM जन धन योजना एंड स्टार्टअप इंडिया एंड एटसेट्रा. मतलब ऐसे ही और भी स्कीम्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट हैं, द मेन स्कीम्स आर मेंशन्ड हियर. Development processes and the development industry, in which role of social capital organizations, Indian context, classification and provisions for the third sector in the Indian Constitution, and national policy on the voluntary sector 2007. NGOs, non-governmental organizations, very important topic from the perspectives of mains, much more important for mains. Some topics can be asked in pre also, but it is more important from the perspectives of mains examination. So role and impact of NGOs, क्या role है और क्या impact है NGOs का, that is non-governmental organizations. Issue areas, so accreditation, legitimacy and accountability, foreign funding and etc. About self help groups यानी SHGS, so क्या नीड है, क्या बेनिफिट है, क्यों चाहिए हमें, और उससे हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, एंड देन क्या वीकनेस है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की. इसके अलावा यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑल दी चैलेंजेस एंड मेजर्स टू मेक SHGs इफेक्टिव, यानी कि क्या क्या मेजर्स हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हम उनको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अभी जो भी रिसेंट में केस हुआ है उसके बारे में, जो रिसेंट आप न्यूज़ से ले सकते हो, सो उसके बारे में दैट केस स्टडी यू हैव टू स्टडी. सोसाइटीज़, ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव्स, जहाँ पे आप सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, एंड ऑब्वियसली ट्रस्ट के बारे में, रिलीजियस एंडाउमेंट्स और कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. अब कोऑपरेटिव्स में और भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं कि नीड ऑफ इट,
क्या ज़रूरत है, क्यों चाहिए हमें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इसमें आते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स 2002, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इशू जो कि अराइज होंगे और होते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, वो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में, जहाँ पे डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस and about good governance, aspects of GG मतलब good governance, so aspects of good governance, barriers to good governance, necessary preconditions for good governance, and हम कैसे ensure कर सकते हैं good governance, how to ensure good governance so that it stays like for a long period of time. E-governance, that is also known as इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सो इसमें आपको पढ़ना होगा एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल एंड रीसेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अब ये ई गवर्नमेंट है क्या, ये ई गवर्नेंस और ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है क्या। सो इट इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये इंफॉर्मेशन का यूज़ है एंड कम्युनिकेशन का यूज़ है, और टेक्नोलॉजी यानी ICT गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिससे कि पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सकता है और सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को एनहांस किया जा सकता है, और इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है गवर्नेंस में। सो दिस वाज द मीनिंग, दिस वाज द बेसिकली व्हाट इज ई गवर्नेंस। सो दिस वाज ई गवर्नेंस, जो मैंने अभी आपको बताया, ये ई गवर्नेंस का मीनिंग था, क्या इसका मतलब होता है। Then comes Citizens Charters CC. So components of it, उसके components के बारे में क्या क्या features हैं, and the 6 principles of CC, Citizens Charters के 6 principles of CC, that is Citizens Charters. Then shortcomings of CC, shortcomings of Citizens Charters, and then measures to make CC effective. How can we make CC more effective, मतलब कि कैसे हम CC को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। एंड सेवोटम मॉडल। सो अब यहाँ पे अगर हम 6 प्रिंसिपल्स की बात करें तो क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ना है। और ये दोनों ही यानी प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ accountability, means to ensure transparency and accountability about RTI and social audit, whistleblower protection bill, Lokpal and Lokyuktas Act. Role of civil services in a democracy and the relationship between civil services and democracy, यानी सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में और वो सिविल सर्विसेज और डेमोक्रेसी के बीच क्या रिलेशनशिप है। सो क्या रोल प्ले किया जाता है सिविल सर्विसेज के द्वारा, और जब पॉलिसी मेकिंग यानी पॉलिसी बनाते वक्त पॉलिसी मेकिंग में क्या एडवाइजरी रोल होता है वो। इंस्टीट्यूशनलाइज सोशियो इकोनॉमिक चेंज, डिस्चार्ज डेलीगेटेड फंक्शंस, एंड इसके अलावा एडमिनिस्टर लॉ ऑफ द लैंड, वॉचडॉग्स, कंटिन्यूटी इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एंड देन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा अटेंशन पे करना है। एलिमेंट्स एंड इश्यूज अफ्लिक्टिंग इंडियन सिविल सर्विसेज, जो एलिमेंट्स हैं और जो इश्यूज हैं जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को अफ्लिक्ट कर रहे हैं उनके बारे में, जहाँ पे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, लैक ऑफ इट, एंड पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग अभी के टाइम पे इट इज़ नॉट दैट हाई, पुअर, ओके, इनएफिशिएंट इंसेंटिव सिस्टम, आउटडेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो कि अब नहीं काम में लिए जाते हैं, जो कि दे आर आउटडेटेड, उन रूल्स और प्रोसीजर्स के बारे में। Systematic inconsistencies in promotion, lack of adequate transparency and accountability procedures. So transparency और accountability procedures की जो कमी है, lack है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। Arbitrary and whimsical transfers, they are basically the infestations in the civil services. Political inference and administrative acquiescence, gradual erosion in values and ethics, the red tapism, elitist in nature, poor pay, tendency to capture power,
रिफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो रिफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी जिससे कि जो डेमोक्रेसी है उसे स्ट्रेंथ मिले, राइट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, नॉट फॉर प्रीलिम्स। सेटिंग राइट द asymmetry of power, insulating civil servants from undue political inference, and professionalization with stability of tenure and competition, citizen centric administration, accountability, उसके बाद outcome orientation and promoting public service values and ethics. So basically all the initiatives that are related to these topics, जितने भी initiatives हैं जो कि इन topics से related हैं, वो important है दोनों प्री और मेंस के लिए। वैसे ये पूरा topic important है from the perspectives of मेंस examination, but अगर हम बात करें इन इनिशिएटिव्स की, तो अगर इन टॉपिक्स में से कोई भी इनिशिएटिव है तो वो इम्पॉर्टेंट दोनों के लिए है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो ये बेसिकली इंसेंटिव्स हैं, राइट। सो या दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अभी जो बाकी के दो टॉपिक्स हैं वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ यूपीएससी सीएसई मेंस जीएस पेपर 2। पेपर 1 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ 2 पार्ट में, उसका भी लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप पहले वो वीडियो जाकर देखना, बिकॉज ऑफकोर्स हाउ कैन यू स्टार्ट प्रिपरेशन बाय जीएस 2, आपको पहले जीएस 1 से शुरू करना होता है, राइट। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। बाकी मिलेंगे किसी ही ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।